एक औरत के कई स्वरूप होते हैं। एक बहन, एक माँ, एक बेटी। और हम इन चाहे किसी भी स्वरूप में एक औरत को देखें, हमें हमेशा एक ममता नज़र आती है। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसी औरतें भी थी जो 1 साल से लेकर के 6 साल के छोटे बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारती थी, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए, तो क्या आप मेरी कही हुई बात पे यकीन करेंगे? जी, अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी तो आपको मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। ये कहानी है एक परिवार की 3 औरतों की, जिन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए न जाने कितने मासूम बच्चों की जान ले ली। आइए सुनते हैं आज की कहानी। जून 1993 में मुंबई पुणे हाईवे पर खोपोली के पास झाड़ियों में एक छोटे बच्चे की लाश मिली। पुलिस की छानबीन करने पर पता चला कि वो लाश करीब 1 साल के बच्चे बंटी की थी। बंटी कुछ महीने पहले गायब हो गया था, परंतु बंटी अकेला नहीं था। 1990 से लेकर के 1996 के दौरान बंटी जैसे कई बच्चे पश्चिमी महाराष्ट्र के आसपास से गायब हुए थे, और गायब होने के कुछ महीनों बाद उनकी बॉडी सुनसान इलाकों में पाई गई थी। ये बच्चे कौन थे? इनके साथ क्या हुआ था? कौन था इन सारी घटनाओं के पीछे? इन सब के पीछे थी 3 चालाक औरतें, अंजना बाई और उनकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा। अंजना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी, और वहां उसने अपनी बेटी रेणुका को जन्म दिया। रेणुका के पैदा होते ही उसके पिताजी, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, उसे और अंजना बाई को छोड़कर फरार हो गए। अंजना बाई को मामूली चोरी चकारी की आदत थी। वो इन चोरियों के सहारे अपना जीवन गुजारा करती थी। थोड़े वक्त के बाद अंजना बाई ने मोहन गावित नाम के इंसान से शादी की। मोहन एक रिटायर्ड सोल्जर था। 1975 में मोहन और अंजना बाई की बेटी सीमा का जन्म हुआ। अंजना बाई की चोरियों के चलते मोहन को कई बार पुलिस का सामना करना पड़ा, और इस सबसे तंग आकर उसने अंजना बाई को छोड़ देने का फैसला किया। कुछ ही समय में मोहन ने दूसरी शादी कर अपना घर बसा लिया, लेकिन अंजना बाई और उसकी बेटियां मोहन को भुला नहीं पाई थीं। उनके दिल में बदले के विचार आने लगे। रोजमर्रा की जिंदगी में अंजना बाई की चोरियां बढ़ती गई, क्योंकि उसने अब अपनी बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। कई सालों तक तो ये तीनों महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों में मशहूर मंदिरों में जत्रा और त्योहारों में शामिल हुआ करती थीं। जब सब भक्ति में लीन होते थे तो ये माँ बेटी की तिगड़ी दूसरों के कीमती सामान, विशेषकर औरतों से उनके गहने कुछ इस तरीके से चुराती थी कि किसी को भनक नहीं पड़ती थी। ऐसे लूटपाट को अंजाम देकर वो तीनों अपना घर चलाती थी। चोरी करना तो इनके लिए अब रोज का काम हो गया था, लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसके बाद इनके पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया। 1989 में रेणुका की शादी किरण शिंदे नाम के एक टेलर से हुई, और फिर उसे अपने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी उसकी चोरियां कम नहीं हुई। एक दिन सन 1990 में रेणुका पुणे के मंदिर में चोरी करते हुए रंगों हाथों पकड़ी गई। उसे लगा कि इस बार उसे जेल हो जाएगी। इसी टेंशन में उसे एक शातिर ख्याल आया। जब लोगों ने उस पर इल्ज़ाम लगाया तो रेणुका ने उनसे कहा, मैं यहाँ अपने बेटे के साथ आई हूँ। भला एक माँ जिसके हाथ में इतना छोटा बच्चा हो, वो चोरी कैसे कर सकती है? इस तरह अपने बेटे का इस्तेमाल कर रेणुका सज़ा से बच गई, और उसने लोगों की सांत्वना भी हासिल कर ली। रेणुका के चेहरे पर शैतानों जैसी मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, चोरी भी कर ली और पकड़े जाने से भी बच गए। जब उसने ये बात अपनी माँ और बहन को बताई तो इस घटना से प्रेरित होकर उन्होंने एक साजिश रची। वो सोचने लगी कि छोटे बच्चों को एक ढाल या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूज़ करके पकड़े जाने से बच सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपहरण करना शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से वो छोटे बच्चों को किडनैप करने लगे। उनमें 1 से 5 साल के करीब बच्चे होते थे। उनके माता पिता के पास अपने बच्चों को ढूंढने के लिए ना ही कोई साधन होते थे, और ना ही वो कंप्लेन फाइल कर पाते थे। जहां कंप्लेन फाइल हो भी जाती तो सबूतों की कमी के चलते सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती। जुलाई 1990 में रेणुका ने 17 से एक भिखारी के बच्चे को अगवा किया। उसके बाद उसे पुणे लेकर संतोष नाम दे दिया। संतोष को अपनी ढाल बनाकर न जाने कितनी चोरियों से वो बच निकले। अप्रैल 1991 में संतोष कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में गया। यहाँ सीमा एक औरत का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। इस वक्त
संतोष अंजना बाई के पास था। उसने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए संतोष को जोर से गिरा दिया। सबका ध्यान सीमा से भटककर संतोष पर चला गया और सीमा इसी का फायदा उठाकर बच निकली। जब वो संतोष को लेकर मंदिर से निकले, उस 1 साल के बच्चे की रोते हुए बुरी हालत हो गई थी क्योंकि उसे काफी गहरी चोट आई थी। अंजना बाई ने यह सोचकर कि उसके मन में डर आ गया कि उसकी तेज आवाज से कहीं वो पकड़ी ना जाए। पास ही के उसके एक इलेक्ट्रॉनिक खंभा था। अंजना बाई ने संतोष के सर को उस खंभे में जोर से तब तक मारा जब तक उस 1 साल के बच्चे की जान नहीं चली गई। इसके बाद उसकी बॉडी को उससे दूर फेंक दिया। ऐसा ही दर्दनाक किस्सा गौरी के साथ हुआ। जब गौरी रोना बंद नहीं कर रही थी, उस 1.5 साल की बच्ची को इन तीनों ने मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को एक बैग में भर लिया। उसके बाद वो लोग सिनेमा हॉल उषा टॉकीज में पहुंचे, जहां पर जाकर उन्होंने मूवी देखी। इस दौरान वो बैग उन्होंने अपनी सीट के नीचे रखा। उसके बाद उन्होंने वो बैग वहां के लेडीज रूम में छोड़ दिया। संतोष और गौरी के अलावा उन्होंने कई बच्चों को बेरहमी से मारकर उनसे पीछा छुड़ा लिया। तीनों औरतें बच्चों को अलग अलग तरीकों से मारती और रेणुका का पति किरण उनकी बॉडीज निपटाने में उनकी सहायता करता। सन 1990 से लेकर 1996 के दौरान इन चारों ने ऐसे करीब 40 बच्चों का अपहरण किया। एक के बाद एक घिनौने अपराधों के बाद एक अपराध ऐसा हुआ जिसने इनके सारे काले चिट्ठे खोल दिए। अक्टूबर 1996 में मोहन गावित और उसकी दूसरी बीवी प्रतिमा ने उनकी 9 साल की बेटी क्रांति के गुमशुदा होने की एफआईआर नासिक में दर्ज कराई। उनका शक अंजना बाई और उनकी बेटियों पर था क्योंकि वो जानते थे कि तीनों उसके परिवार से नफरत करते थे। ये एफआईआर की खबर सुनते ही अंजना बाई, रेणुका, सीमा और अंजना बाई का पति किरण भी अंडरग्राउंड हो गए। उनके मन में मोहन और प्रतिमा के लिए नफरत और भी बढ़ गई। इस बात का बदला लेने के लिए अब उन्होंने मोहन की छोटी बेटी को अगवा करने का सोचा। बदले का भूत इनके सर पर ऐसा सवार था कि वो बिना कुछ सोचे समझे वापस शहर आ गए। इसी वक्त नवंबर 1996 में पुलिस ने चारों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद पुलिस ने इनके नासिक के घर पर रेड की तो उन्होंने बच्चों के कई खिलौने और बहुत सारे कपड़े मिले जिन पर खून के दाग थे। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान इन तीनों औरतों ने ऐसी मासूम शक्ल बनाए रखी जैसे वो इससे बेखबर हो। पुलिस ने सख्ती की तो डर के मारे सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसने कबूल कर लिया कि उन्होंने मिल करके मोहन और प्रतिमा की बेटी क्रांति का अपहरण और कत्ल किया और उसकी बॉडी पुणे में एक गन्ने के खेत में दफना दी। सीमा ने यह भी स्वीकार किया कि यह सब उसकी मां अंजना बाई के कहने पर किया गया था। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी सीआईडी इन चारों के पिछले अपराधों की जांच पड़ताल में लग गई क्योंकि जो कपड़े उनके घर से बरामद हुए थे वो सब अलग अलग साइज के थे। इससे ये तो साबित हो गया था कि उनके कई सारे शिकार थे। दूसरी ओर इस केस में एक नया मोड़ आया। सजा के डर से किरण शिंदे ने गवाह बनने की अर्जी पेश की। उसने अपनी पत्नी, सास और साली की हर करतूत से पर्दा उठा दिया और पुलिस को पूरी डिटेल से सारी बातें बता दी। घटनाओं के टाइमलाइन और तीनों के किए हुए चोरी, अपहरण और खून के सारे किस्से सब कुछ किरण ने पुलिस को बता दिए। किरण ने पुलिस को उन जगहों की भी जानकारी दी जहां बच्चों की बॉडीज डिस्पोज की गई थी। किरण के सहयोग के कारण उसे कोर्ट में माफी मिल गई। साल 1997 में कार्रवाई के बीच कस्टडी में अंजना बाई की बीमारी के कारण मौत हो गई। इस समय तक ट्रायल की शुरुआत भी नहीं हुई थी। जब ट्रायल शुरू हुआ तो किरण के अलावा 150 गवाहों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे। जून 2001 में कोल्हापुर सेशन कोर्ट ने सबूतों के तौर पर रेणुका और सीमा को 13 अपहरण और 6 कत्ल के मामलों में सजाए मौत सुना दी। 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसे अप्रूव कर दिया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बहनों की अर्जी ठुकराते हुए उनकी सजा को कायम रखा। इसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में अपनी दया याचिका फाइल की और काफ़ी इंतज़ार के बाद 2014 में प्रेसिडेंट ने इनकी अर्जी मंजूर करने से इनकार कर दिया। फिर दोनों बहनों ने अपने वकील की मदद से बॉम्बे हाई कोर्ट में एक विचित्र रिक्वेस्ट की। वो ये थी कि उनकी फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। उनका कहना था कि इतने सालों तक प्रेसिडेंट के जवाब का इंतज़ार करते करते उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वो हर दिन मौत के डर में जी रही थी। 18 जनवरी 2022 के दिन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मिलने में देरी से उन पर मानसिक अत्याचार को ध्यान में रखते हुए उनकी अर्जी स्वीकार कर ली। सरकारी वकील उज्जवल निगम ने एक बार कहा था कि इन दोनों को ठीक से याद नहीं कि इन्होंने कितने बच्चों को मारा था, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उन्होंने न जाने कितने निर्दोष बच्चों को मौत की घाट उतार देने से पहले सोचा भी नहीं, और ना ही किसी तरह का उनको कोई पछतावा या कोई शिकंज उनके चेहरे पर थी। आप इस केस पर क्या सोचते हैं और कोई केस जो आप सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।